हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस है। आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सिलेबस बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और इसमें जो यूनिट्स हैं वो 8 यूनिट हैं और इन यूनिट्स में प्राचीन भारत के बारे में बताया गया है। और इससे संबंधित मैंने पहला जो वीडियो है वो स्टोन एज के नाम से बनाया है, वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और उसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम में लाभकारी हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, इनमें से किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है। तो मैकडॉनल्ड इसका सही उत्तर है। मैकडॉनल्ड महोदय ने ही स्पष्ट रूप से कहा था कि हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है, क्योंकि विश्व में उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक साथ चल रही थी। और हड़प्पा सभ्यता में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सुमेरियन सभ्यता में पहले से ही मौजूद थे। इसीलिए मैकडॉनल्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता की बेटी है, मतलब सुमेरियन सभ्यता के अंदर से ही हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, मतलब कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहा जाता है। और इसका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। और इस सभ्यता में जो कांसा बनाया जाता था उसमें तांबा और टिन मिला करके बनाया जाता था। तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी, यानी कि जो उनका लेखन वगैरह था वो किस तरह का था। और इसका सही उत्तर है चित्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो भारत में और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान क्षेत्र में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। और ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। और इसमें सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई उसका नाम था हड़प्पा शहर, जिसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। किसके निर्देशन में की थी, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है। तो उसका सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोहिस्टोरिक एज। तो आदि ऐतिहासिक काल कैसा काल होता है, जिस काल में लेखन होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ लेखन है और उसे पढ़ भी सकते हैं। और प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर ना तो लेखन है, और जब लेखन ही नहीं है तो पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वर्ष 1947 से पहले तक भारत में कितने हड़प्पा स्थलों की खोज की जा चुकी थी। और उसका सही उत्तर है 40, यानी कि 1921 से लेकर 1947 तक भारत में 40 हड़प्पा स्थलों की खोज हो चुकी थी। लेकिन 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हो गया तो कुछ स्थल भारत से बाहर चले गए और कुछ स्थल भारत में रह गए। तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि आज़ादी से पहले सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन वर्तमान में जब मोहनजोदड़ो तो अब दूसरे देश में, पाकिस्तान में, तो अब वर्तमान में पूछेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप याद रखना राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता का पूर्वाभास सर्वप्रथम किसको हुआ था, यानी कि भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता है, इसके बारे में किसने अनुमान लगाया था। और उसका सही उत्तर है चार्ल्स मैसन 1826 ईडी में। ठीक है, यानी कि आज से 200 साल पहले चार्ल्स मैसन ने जब खुदाई कार्य करवाया और उसको कुछ ऐसे पत्थर देखे जिससे उसको एहसास हुआ कि भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता है जो इस ज़मीन के नीचे दबी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, यानी कि किस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में पक्के घर थे, नालियाँ थीं, सड़कें थीं, घरों में कुएँ थे, दूसरी मंजिल पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता
के नष्ट होने के बाद भारत में वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता होने का मतलब यह है कि गांव बसे, झोंपड़ियां बनी, और जो पक्के घर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको तोड़ दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है और वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? यानी कि सर जॉन मार्शल ने विधिवत रूप से 1924 में साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि सिंधु घाटी एक सभ्यता है जो इस दुनिया में पाई जाती है। तो उसका सही उत्तर 1924 है। गलती से 1923 लग गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल ने 1924 में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो इसका सही उत्तर मैंने आपको बताया था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की उपमा दी है? यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे की बहन जैसी हैं। तो इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट पिगट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रजाति सर्वप्रथम कौन सी थी? यानी कि इतनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता में पहली जो प्रजाति थी विदेशी, वो कौन सी थी? और इसका सही उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो इसको याद रखना है, अच्छा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? और इसका सही उत्तर है R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा नगर की खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सैंधव लिपि में कितने अक्षर थे? यानी कि मैंने आपको बता दिया था कि सैंधव यानी कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, और उसमें 400 अक्षर पाए गए थे, जिनका अर्थ क्या है हमें नहीं मालूम। सिंधु सभ्यता का उदय किस संस्कृति से माना जाता है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस संस्कृति से संबंधित थी? और इसका सही उत्तर है सोथी संस्कृति। और इसके समर्थन में 3-4 लोगों के नाम भी हैं। वर्तमान में यही मत सर्वमान्य है। ए घोष, आलचिन दंपत्ति और धर्मपाल आदि इसका समर्थन करते हैं। और इसका 15वां क्वेश्चन है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की? और इसका सही उत्तर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की, और उन्होंने बता दिया कि दुनिया में भारत में भी एक अतीत की सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए पड़ा क्योंकि अधिकतर जो शहर थे वो हमें सिंधु नदी के पास ही प्राप्त हुए हैं। अब आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदियों के किनारे इसीलिए हुआ क्योंकि नदियों से पानी की सुविधा आसानी से हो जाती थी। आवागमन के लिए नावों के माध्यम से आना जाना आसान हो जाता था, और खेतीबाड़ी के लिए भी पानी की आवश्यकता होती थी जो हमें नदियों से ही पूरी होती थी। ठीक है, और इसीलिए प्राचीन काल की अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही बसाई गई थीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।